अस्सलाम वालेकुम एमडी एस्पायरेंट्स। डू यू नो, हर साल 1 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट्स एमडी कैट में अपेयर होते हैं, लेकिन सिलेक्शन कितनों की होती है आखिर में? सिर्फ 3 से 4 हज़ार, और ये मुश्किल से 5% भी नहीं बनता। क्या उन लोगों का आईक्यू ज़्यादा होता है या वो बाय बर्थ जीनियस पैदा हुए होते हैं? तो इसका सिंपल आंसर है नहीं। तो ऐसी क्या चीज़ है जो उन लोगों को बाकी हज़ारों बच्चों से आगे ले जाती है? आज वही चीज़ मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ। एंड बिलीव मी, अगर तुम इस पर पूरा उतर गए तो अभी से यू विल बी अहेड ऑफ 60% ऑफ एमडी कैट एस्पायरेंट्स, और इंशाल्लाह इस बार फिर एमडी कैट क्लियर करने में तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। पहली बात ये कि मैं तुम्हें कोई ज्ञान फालतू का नहीं दूंगा यहाँ पे। अगर तुमने टाइम निकाल कर मेरी वीडियो ओपन की है और कुछ सीखने आए हो तो इंशाल्लाह आई प्रॉमिस यू दैट आई विल पे यू बैक। और अगर तुम मजीद भी सीखना चाहते हो या मेरे साथ जुड़े रहना चाहते हो तो तुम्हें पता है तुम्हें क्या करना है, जस्ट हिट द बटन। सो स्टार्ट करते हैं। माय नेम इज़ जुनैद खान एंड आई एम अ फर्स्ट ईयर MBA स्टूडेंट एट इलामा इकबाल मेडिकल कॉलेज लाहौर। आई एम आल्सो अ ट्यूटर एंड प्रोवाइडिंग मेंटोरशिप टू मेनी स्टूडेंट्स इन द ग्रुप्स एंड इंडिविजुअली टू माय जूनियर्स। सो नाउ बिना टाइम वेस्ट किए अपने फोकस पर आते हैं, एंड दैट इज स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। यानी तुम्हें बाकी एवरेज 95,000 स्टूडेंट्स की तरह नॉर्मल और रैंडम टाइप प्लानिंग बिल्कुल नहीं करनी, वरना फिर उनमें और तुम में फ़र्क क्या रहेगा? इफ़ यू आर हेयर विद मी देन इट इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक यू अहेड ऑफ दो स्टूडेंट्स। अच्छा, शुरू में क्या हुआ कि नई FSC की हमने भी, और सिटी एकेडमी लोकल एकेडमी थी एक सिटी में, वहाँ पर एडमिशन ले लिया। शुरू में ना कोई समझ आए जाए ना कोई बताने वाला था, तो बहुत सारा टाइम हमने इसी में वेस्ट कर दिया कि एक बाकायदा प्लानिंग कैसे की जाए एमडी कैट की स्टडीज़ को लेके। तो बहुत सारा टाइम हमारा इसी में वेस्ट हो जाता है कि हम डायरेक्शन कैसे अपनी तय करें, अपना पूरा रोड मैप कैसे बनाएं। सो मैं चाहता हूँ आपका ये टाइम वेस्ट ना हो और आप अभी से राइट डायरेक्शन में चलना शुरू करें। तो देखो, प्लानिंग दो तरह की होती है। एक होती है शॉर्ट टर्म प्लानिंग और एक होती है लॉन्ग टर्म प्लानिंग। शॉर्ट टर्म प्लानिंग में आपका एक दिन या फिर कुछ डेज़ या फिर आपका वीक आता है, और जबकि लॉन्ग टर्म प्लानिंग में आपकी एमडी कैट की डेट तक की प्लानिंग शामिल है, या फिर अगर आपको डेट नहीं पता तो एमडी कैट का जो मंथ है उस तक का जो आप प्लानिंग करते हो वो आपकी लॉन्ग टर्म प्लानिंग होगी। आज मेरा जो मेन फोकस है वो लॉन्ग टर्म प्लानिंग पर है। शॉर्ट टर्म प्लानिंग पर फिर किसी दिन मैं वीडियो बनाऊंगा अलग से। लॉन्ग टर्म प्लानिंग को तुम दूसरा नाम रोड मैप दे सकते हो। यानी एक दफ़ा तुम सुकून से बैठ कर वो सारा रोड एनालाइज करते हो जिससे तुमने गुजरना है, जिससे तुम गुजर कर अपनी मंजिल तक पहुंचोगे, और ये बहुत ज़रूरी है। अब देखो, अभी क्या चल रहा है? अभी चल रहा है मार्च के तकरीबन 10 दिन आपके पास रहते हैं, और तुम्हें अभी ही लॉन्ग टर्म प्लान बनाना होगा अपना। हमारा एमडी कैट हुआ था तकरीबन अक्टूबर में, तो आपका भी अक्टूबर या सितंबर में फिर होगा। बट तुम्हें कंसीडर क्या करना है? सितंबर। और सितंबर की कौन सी डेट? 1 सितंबर। यानी सितंबर से पहले तक टाइम है तुम्हारे पास। इट मीन्स तुम्हारे पास 5 मंथ्स हैं, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। सो अगर अभी तक तुमने तैयारी बिल्कुल भी नहीं ना स्टार्ट की तो डोंट वरी, आज से ये प्लान फॉलो करके अपनी तैयारी स्टार्ट कर दो। अब मजीद देर नहीं करनी, क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने जनवरी से तैयारी स्टार्ट की हुई है, स्पेशली रिपीटर्स। सो अगर तुमने थोड़ी सी भी देर मजीद की तो तुम बहुत पीछे रह जाओ। सो अब जो 5 मंथ्स आपके पास हैं, इनको आपने क्या करना है? 3 फेजेस में डिवाइड करना है। फर्स्ट फेज, सेकंड फेज, थर्ड फेज। फर्स्ट फेज डीप सिलेबस कंप्लीशन, सेकंड फेज इफेक्टिव रिवियंस मैंने क्या कहा? रिवियन नहीं, रिवियंस। और थर्ड पे आपका आएगा प्रैक्टिस बम्बार्डमेंट। अब इन फेसेस पर अगर मैं बात करने लग जाऊं तो काफ़ी लंबी हो जाएगी वीडियो, बट शॉर्टली सुन लो। फेज़ 1 तुम्हारा 2 मंथ्स का होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं। हाँ, 5-10 दिन आगे पीछे हो सकते हैं, नॉर्मल है, और इस टाइम में इजीली कंप्लीट भी हो सकता है। ऐसा नहीं कि 2 मंथ्स में सिलेबस नहीं कंप्लीट हो सकता। अभी आई थिंक 26 का सिलेबस नहीं आया, तो आप 25 के सैंपल उठाएं और उसे प्रिंट करवाएं और बिस्मिल्लाह करके अपनी तैयारी स्टार्ट कर दें। इस फेज़ का नाम क्या था? सिलेबस कंप्लीशन नहीं, डीप सिलेबस कंप्लीशन। अब इससे क्या मुराद है? यानी हर चैप्टर जो तुमने कवर करना है इस फेज़ के दौरान, अगर उसके कॉन्सेप्ट्स तुम्हें पहले से क्लियर हैं तो ठीक, वरना फिर तुमने उस चैप्टर के लेक्चर्स लेने हैं और उसके हर टॉपिक के कॉन्सेप्ट्स डीपली क्लियर करने हैं। ये स्टेप बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इसके बगैर तुम अगले स्टेप्स पर जा ही नहीं सकते, और अगर जाओगे भी तो उल्टा नुकसान उठाओगे, क्योंकि तुम्हारी बेस वीक होगी। इन शॉर्ट के हर टॉपिक तुम्हें जो सिलेबस में इंक्लूड है वो क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। अब इंपॉर्टेंट बात सुनो, इस फेज में जब तुम अपना चैप्टर कंप्लीट कर लोगे तो तुमने प्रैक्टिस ज़्यादा नहीं करनी। अक्सर तुमने लोगों को सुना होगा, ज्ञान दे रहे होंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो, MCQs की हो, बट इस फेज में तुमने फिलहाल MCQs की ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं करनी। तुमने 30 to 40 MCQs पर चैप्टर को लेकर चलना है, और मैक्सिमम भी अगर हो तो 50 MCQs, इससे ज़्यादा तो बिल्कुल भी नहीं। वरना अगर तुम प्रैक्टिस करते जाओगे तो हार्ड स्ट्रोक MCQs जब आएंगे तो वो तुम्हारा कॉन्फिडेंस लो कर देंगे, और अच्छी खासी मेहनत पे भी तुम्हें ना शक होने लगेगा, लाइक मैं लैग कर रहा हूँ ये वो। तो 30 से 40 MCQs इनफ है, मोर देन इनफ। इसके बाद अब आता है सेकंड फेज। सेकंड फेज तुम्हारा 1.5 मंथ्स का होगा, यानी कि 45 दिन का। अब इसमें तुमने रिविजन्स करनी है, एटलीस्ट तुमने 3 रिविजन्स करनी है, ज़्यादा भी कर सकते हो, इट्स अप टू यू, बट एटलीस्ट तुमने 3 इफेक्टिव रिविजन्स करनी है। अच्छा, अब इस फेज में ना तुमने MCQs प्रैक्टिस की अमाउंट को थोड़ा सा बढ़ाना है। पहले आप कितने कर रहे थे? 30 से 40 MCQs को लेकर चल रहे थे। अभी आपने MCQs पर प्रैक्टिस पर चैप्टर जो करनी है वो 50 to 70 होने चाहिए। MCQs की प्रैक्टिस कैसे की जाती है इस पर भी मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि बहुत से बच्चे एक रॉन्ग मेथड के साथ कर रहे होते हैं और उनको हासिल कुछ भी नहीं हो रहा होता। MCQs प्रैक्टिस के साथ रेक्टिफिकेशन उसकी बहुत ज़रूरी है, वरना फिर आपके MCQs बेकार है। खैर, इसके बारे में मैं अलग से भी आपको गाइड करूँगा। अच्छा, इसके बाद थर्ड फेज और वेरी इंपॉर्टेंट फेज आपका आता है कि प्रैक्टिस बम्बार्डमेंट।
अब इससे क्या मुराद है? आपको नाम से ही समझ आ रहा होगा कि लास्ट जो आपके पास टाइम है अपना 1.5 मंथ्स का, इसमें आपने क्या करनी है, एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस को बढ़ा देना है। अब यहाँ पे भी कंट्राडिक्शन पाई जाती है, कुछ लोग कहते हैं कि एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस ना करो, लेकिन मैं बताता हूँ आपको। आपने इस टाइम पर मैक्सिमम एमसीक्यूज़ प्रैक्टिस करनी है विद रिवीजन। रिवीजन को यहाँ पे कंप्रोमाइज़ नहीं करना। हाँ, उसकी वेटेज ज़रूर कम कर देनी है, लाइक आप 40% या 30% रिवीजन रखोगे और 60 या 70% एमसीक्यूज़ प्रैक्टिस रखोगे। क्योंकि यही वो लास्ट टाइम होता है जब आपको एमसीक्यूज़ प्रैक्टिस करके अपने लूप होल्स मिल रहे होते हैं, अपनी गलतियाँ मिल रही होती हैं, आप उनको रेक्टिफाई कर रहे होते हो। अगर आपने रिवीजन पे डंडे मारे हुए हैं और उस पे रट्टे लगाए जा रहे हो, रिवीजन की जा रहे हो, प्रैक्टिस नहीं कर रहे, आपको लूप होल्स अपने लास्ट टाइम पे बिल्कुल नहीं नज़र आएँगे। सही है? अच्छा जी, अब आपका थर्ड फेज़ भी क्लियर हो गया। इसके बाद जो आपको सितंबर या अक्टूबर में टाइम मिलेगा, वो आपके पास अल्लाह का तोहफ़ा होगा। उसको आपने कैसे इस्तेमाल करना है कि आपने मैक्सिमम रिवीजन्स उस टाइम में भी करनी है, जितनी भी इफ़ेक्टिव। उसमें आपने फिर 7 दिनों को छोड़ देना है। जो एमडी कैट से पहले 7 दिन है, उनको छोड़ के बाकी टाइम में आपने क्या कर लेनी है, अपनी मैक्सिमम रिवीजन्स प्लान कर लेनी है। उनके साथ लाइट एमसीक्यू प्रैक्टिस आपने जारी रखनी है। यानी कि 7 दिन पहले-पहले तक आप प्रैक्टिस अपनी जारी रखें, कोई इश्यू नहीं है, इसमें आप कर सकते हैं। तो इस तरह से आपने ये 3 फेसेस को कंप्लीट करना है। अब देखो मैंने ये तीनों फेसेस जो हैं शॉर्टली इनको डिस्क्राइब किया है। अब इन तीनों फेसेस को बेस्ट वे में इन अ बेस्ट वे में कैसे एग्जीक्यूट किया जाए, मैंने इनको कैसे लेकर चला था। अगर आप चाहते हैं कि इस बारे में मैं आपको गाइड करूँ तो कमेंट बॉक्स तुम्हारे लिए खुला है, बता सकते हो। इन द लास्ट मैं जानता हूँ कि तुम में से 99% लोग ये प्लान फॉलो नहीं करेंगे या उनसे नहीं हो पाएगा। और अगर तुम समझते हो कि तुम उन 1% लोगों में शामिल हो जो ये प्लान अपना बेस्ट देकर एग्जीक्यूट करेंगे, तो अभी कमेंट में लिखो कि इंशाल्लाह आई एम गोइंग टू टेक दिस प्लान एज़ अ चैलेंज एंड आई विल फुलफिल दिस प्लान इंशाल्लाह।